और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो शायद इस दुनिया में बहुत कम होंगी, तो कृपया कर आप लोग सुने। आज मेरी उम्र अपने अंतिम पड़ाव की उस दहलीज पर खड़ी है जहाँ से भविष्य के बारे में कुछ भी सोचना अपनी मूर्खता से दिखना है। इस उम्र का व्यक्ति थोड़ा बहुत बेवकूफ़ हो ही जाता है। आज मेरे पास सब कुछ है जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति शायद अपने अथक परिश्रम से भी शायद प्राप्त ना कर सके, लेकिन मुझे ये सब विरासत में मिला है। बम्बई, लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में मेरी 15-16 छोटी बड़ी सोने चांदी की दुकानें हैं, और जहाँ मेरी दुकानें उसी फ्लैट में, उसी बिल्डिंग में मेरा एक निजी फ्लैट है। लेकिन मुझे अपने पैतृक गांव निंगोहा, जनपद लखनऊ में रहना अच्छा लगता है। मेरी हवेली की 4 मंजिली इमारत में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। जनरेटर की आवाज़ आप लोगों ने सुनी होगी। जनरेटर की आवाज़ बिल्डिंग के पीछे वाली कोठरी से लगातार आती रहती है। जहां मुंबई की कई बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं हुआ करती रही होगी, उस समय हमारे एक छोटे से गांव मेरे घर में लिफ्ट की सुविधा मौजूद थी। लेकिन इन भौतिकवादी चीज़ों का घमंड मुझे ज़रा भी नहीं छू गया था। तभी तो दाई, नौनिया, कहारिन, मनिहारिन ये सब मुझे बिटिया, बहुरिया, दीदिया, बहू जी, चाची, माई कहकर बुलाती थी, और मैं भी इनको बड़े प्यार से बिटिया, ननंदिया, बहू, बेटा कहकर बुलाती थी। मेरे पापा कहा करते थे मुझसे जो बड़ा भाई था बहुत खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर। उसको देवी जी निकली थी। देवी जी आप शायद समझते होंगे, है ना। बहुत झाड़ फूक हुई, डॉक्टरी इलाज सब कुछ किया गया, लेकिन वो चल बसा। उसे 7 साल बाद बड़ी मिन्नत मनौती के बाद मेरा जन्म हुआ। अजीब काली कलूटी न जाने किस मनहूस की छाया मेरे जन्म लेते ही मेरी मां पर पड़ी। दूध जैसी गोरी चिट्टी गौ जैसी मेरी मां की कोख से मुझ जैसी भैंस के रंग रूप सी बच्ची के प्रसव दर्द को वो सह न सकी और मुझसे नाता छोड़कर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। पापा ने 10-12 दिन विरह किया, खूब रोए पीटे, और उनकी 13वीं के बाद शांत हो गए। मेरे बड़े पापा को औलाद थी नहीं, सो उन्होंने अपना सारा प्यार, बड़े पापा मतलब ताऊ जी, मुझ पर उड़ेल दिया। मेरा लड़कपन घर के आंगन में ही बीता। सैकड़ों खिलौने मेरे इर्द गिर्द पड़े रहते, चाबी से संचालित होकर तमाशा दिखाते रहते। कभी कभी जब मेरा मन उचट जाता और मैं रोने लगती तो ताई जी मुझे अपनी गोद में समेट लेती, भरपूर प्यार देती, और जब जब मैं देहरी पार करने की कोशिश करती तो दाई, नाउन, कहारिन, मनिहारिन कोई भी मुझे उठा करके उन खिलौनों के बीच पे पटक देता। यानी देहरी पार करने की इजाजत मुझे ना थी। एक खूबसूरत 4 दीवारी के बीच मुझे कैद कर लिया गया था, और जब मैं बीमार पड़ती तो 2-4 डॉक्टर क्या 10-20 डॉक्टर मेरी सेवा में लग जाते, और वो तब तक मेरे घर में बने रहते, मेरे आसपास जमा रहते जब तक मैं ठीक न हो जाती, स्वस्थ न हो जाती। और जो थोड़ी समझ की अवस्था आई तो 2-4 बुजुर्ग से डॉक्टर मास्टर अपनी शिक्षा बखार जाते। रेडियो के गाने के प्रोग्राम तक मेरी शिक्षा के भागीदार थे। इन सब से मेरा मन बहुत जल्दी उचट गया। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती थी लेकिन वो दुनिया मेरे लिए नहीं थी। मैं बाध्य थी घुट घुट कर जीने के लिए। अक्सर मेरे बड़े पापा बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन करते, सभी ऊंच नीच उस पार्टी में शामिल होते, लेकिन मुझे अपने रंग रूप के चलते उस पार्टी में शामिल होने की इजाजत न थी। मेरे बड़े ताऊ जी कभी कभी
बड़े प्यार से मुझे फिल्म दिखाने के लिए लखनऊ ले जाते। गाड़ी से शीशे की बाहर की दुनिया देखकर मुझे बड़ी गुदगुदी होती, बिना पलक झपकाए बाहर ताकती रहती। लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, बसों में लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, लोगों की भीड़ लाइन लगाकर टिकट ले रही, महिला बच्चे मर्द सभी स्वतंत्र होकर पूरी सब्जी समोसे खा रहे। कोई बच्चा भर का पानी पी रहा है, कोई युवक सिगरेट का धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है, कोई मनचला पान खा करके किसी लड़कियों पर फप्तियां कसते जा रहा है। कितना रोमांचक है संसार, कितना अद्भुत, कितना अद्भुत। थिएटर के पास का वो भिखारी भीख मांग रहा है। शायद आज उसके पास खाने के लिए कुछ ना हो, शायद एक पैसा भी ना हो, लेकिन वो स्वतंत्र है, मुक्त है, सुखी है। और मैं धनी बाप की इकलौती बेटी अपने बाप के साम्राज्य में कैद हूं। फिल्म शुरू होने से 5 मिनट पहले मैं अपने ताऊ जी के साथ अंदर पहुंची। बाहर का तमाशा देखकर डर गई थी, लेकिन अच्छा भी लगा था। टिकट के लिए मारपीट हो रही है, पुलिस के रंगरूट डंडों से भीड़ को तितर बितर कर रहे थे। बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। खैर मैं अंदर गई। D7 D8 पर हम लोग बैठ गए। मैं देखती क्या हूं, D5 पे कोई नहीं बैठ रहा, मेरे 4 सीट पीछे कोई नहीं बैठ रहा, मेरी 4 सीट आगे कोई नहीं बैठ रहा, मेरी अगल बगल में कोई नहीं बैठ रहा, सब पास आकर दूर निकलते चले जा रहे हैं। सीट पाने के लिए हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द में कोई नहीं बैठ रहा। क्यों? आखिर क्यों? ये प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में उठ रहा था। अच्छा, क्या मैं इतनी कुरूप हूं? क्या मैं इतनी बदसूरत हूं? क्या कुरूप होना अछूत होना है? काफी देर के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे सेठ था, उन्हें आसपास की सारी टिकटें खरीद ली थी ताकि कोई उन्हें उनकी कुरूप भतीजी के साथ देख ना ले। अगर इतना ही डर था मेरे ताऊ को, तो अपने साथ लेकर मुझे क्यों आए? मैंने तो नहीं कहा था उनसे फिल्म दिखाने के लिए। मैंने तो जिद नहीं की थी कि उनसे फिल्म दिखाओ, चलो जरूर दिखाओ। अच्छा मन बहलाने के लिए मुझे लेकर आए थे। ताऊ जी फिल्म देखते रहे, मुझसे बीच बीच में सवाल करते रहे। मैं हूं हाँ में जवाब देती रही। मेरी बेरुखी देख करके हम दोनों 15 मिनट पहले थिएटर से बाहर निकल आए। ड्राइवर ने गाड़ी लगाई, गेट खोला, हम लोग अंदर बैठ गए। अपॉइंटमेंट के अनुसार डॉक्टर सिन्हा के बंगले पर पहुंचे। डॉक्टर ने मुझे देखकर सलाह दी कि फेस की प्लास्टिक सर्जरी तो करवाई जा सकती है, लेकिन पूरे शरीर का रंग नहीं बदला जा सकता। फेस की प्लास्टिक सर्जरी और पूरे शरीर का रंग, और यह भी विदेश में संभव है। मैं अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद का सामना कर रही थी। तू अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी तो करवा लेगी, लेकिन तेरे अंदर जो बीहड़ कुरूपता उग रही है उसका सफाया कैसे करेगी? रंग नहीं, रूप नहीं, तो क्या हुआ? 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, पूरा शरीर तो है। तू किसी का बुरा तो नहीं करती है? तो क्या हुआ? तू दूसरों की निगाहों में नहीं है? तो क्या हुआ? तुझे थोड़ा तिरस्कार मिलता है अपनों से? तो क्या हुआ? तेरी मां तुझे छोड़कर दूसरी दुनिया में जा बसी। तेरे पापा तुझे उतना लाड नहीं देते जैसे औरों के पापा। हाँ, ताऊ जी तो प्यार करते हैं, ताई जी तो प्यार करती हैं। जब तू आंखें बंद करके बैठती है, अपने अंदर झांकती है, तो तुझे वहां अपने सौंदर्य बोध का बोध होता है।
मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाने से मना कर दिया और उनके कुछ थोपे हुए सौंदर्य प्रसाधन के कीमती सामान के साथ घर चली आई। सच बताऊं, मैंने कभी शिद्दत से उन चीजों को अपने चेहरे पर नहीं चुपड़ा। प्राइवेट फॉर्म भर करके मैंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया। मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। ढिंढोरा पीटा गया तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन रिश्तेदारों को यह बता दिया गया कि जो फुलमत्ता देवी से शादी करेगा वो राजाओं की तरह ऐश करेगा। धन के लोभी तमाम लड़के मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो रहे। चलो अच्छा है, कुछ तो हमारे पास है जिसे लपकने के लिए लोग लालायित थे। जवानी एकारत नहीं जाएगी। मेरे लिए योग्य वर तलाश लिया गया। मानिक नानिक दो जुड़वा भाई जरूर थे। दो जुड़वा भाई नहीं थे, परंतु उनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। इनके पिता को एक दिन वैराग्य सवार हुआ। उन्होंने मानिक नानिक को अपनी पत्नी को गोद में छोड़ करके वैराग्य ले लिया। सुना था कि उन पर कर्ज बहुत बढ़ गया था। लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना है कि उन्होंने देववाणी सुनी थी, इसलिए देवस्थान प्रस्थान कर दिया था। उनकी धर्म पत्नी कहाँ जाती, सो उन्होंने आटा पीसने की चक्की का चक्का अपने हाथों में थाम लिया। मानिक उनके काम में हाथ बटाने लगा। नानी ने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया और इंटरमीडिएट सर्वोच्चतम अंकों में उत्तीर्ण किया। मानिक की शादी, मतलब बड़े लड़के की, मानिक की शादी रचाई गई और जो कमाई धमाई के रुपये थे सब खर्च हो गए। इधर नानिक के लिए उच्चतम शिक्षा के लिए धन का संकट पैदा हो गया और मेरे पापा को ऐसे ही लड़के की तलाश थी। हाँ, शर्त के अनुरूप नानिक मेरे घर में, घर नहीं, मेरे क्या कहेंगे, इमारत में, हवेली में रहना शुरू कर दिया और उनकी पढ़ाई का सारा खर्च पापा ने अपने जिम्मे ले लिया। वो 4 साल तक मेरे साथ रहे। बिना शादी के हम लोगों को पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो गया था और मुझे जीवन जीने का मकसद मिल गया था। मैं सुबह सुबह उठ जाती, उनके लिए टिफिन तैयार करती, जूतों में पॉलिश करती, उनके कपड़े मैं खुद साफ करती, अपने हाथों से उनके गले में टाई बांधती और दरवाजे की ओर तक उन्हें छोड़ने जाती। उन्होंने सहर्ष मेरी सेवा स्वीकार कर ली थी। वो कॉलेज से लौटकर देर रात तक पढ़ते रहते, मैं उन्हें एकटक देखती रहती और मन ही मन खुश होती रहती कि अपने भाग्य पर, लेकिन एक संशय सा बना रहता कि कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए, किसी की बुरी नजर न लग जाए। ईश्वर में मेरी आस्था अचानक बढ़ गई थी। मैं घंटों बैठकर पूजा पाठ करती, उनके लिए व्रत भी रखने लगी। उनकी सफलता होने के लिए, उनकी सफलता के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए। उन 4 सालों में मुझसे उन्होंने कभी खुलकर बातें नहीं की, लेकिन उनकी आंखों के भाव में पढ़ लिया करती थी। उनका सारे काम मैं कर दिया करती थी और उनके बिस्तर पर पहुंच जाती, वे लैंप बुझा देते। मैं खुश थी, बहुत खुश, बहुत खुश। एक दिन उन्होंने मुझसे दबी जुबान में कहा, हे सुनिए, मुझे हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना है। क्या विदेश? कितने सालों के लिए? 7 साल। मैं चुपचाप मुस्कुरा दी। ताऊ जी ने जिद की, फुल्लो भी साथ जाएगी। मैंने विरोध किया, मैं वहाँ कहाँ जाऊँगी। ताऊ जी ने कहा, अच्छे डॉक्टर से तुम वहाँ अपना ट्रीटमेंट भी करवा लेना। अरे फिर वो भी तो गांव का लड़का है, लंदन कोई लखनऊ तो है नहीं कि सुबह गए और शाम को घर लौट आए। तुम वहाँ साथ में रहोगी तो उसका भी मन बहला रहेगा। फिर एक से भले दो। मैंने फिर कहा कि ये वहाँ पढ़ाई करेंगे, मेरे रहने से डिस्टर्ब होंगे। सच को आज क्या सच, झट से ताऊ जी ने अपने जमाई जी से पूछ लिया, क्या फुल्लो को वहाँ रखने में तुम्हें कोई परेशानी है? जी नहीं बाबूजी, मैं वहाँ हॉस्टल में रहूँगा, सुबह से शाम तक क्लासेस अटेंड करूँगा। ये वहाँ अकेली रहेंगी और बोर होती रहेंगी। फिर अनजान शहर
तमाम तरह के छल प्रपंच होते रहते हैं। मैं एक बार वहां जाकर थोड़ा बहुत समझ लूं, फिर आकर ले जाऊंगा। ताऊ जी निरुत्तर थे। मैं ताऊ के संग पुष्पक एक्सप्रेस से उन्हें छोड़ने अंधेरी सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आई। जाने से पहले हम लोगों ने इरोज में एक रोमांटिक फिल्म देखी। आज आसपास की सीटों पर लोग बैठे हुए थे, अंधेरा था। वो कसकर मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे। वो नर्वस थे शायद, और मैं भी। उनकी आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखें नम थी। फिल्म खत्म होने से पहले उन्होंने मेरा सर अपने कंधे पर रखकर काफी देर तक मेरे गाल हथेलियों से थपथपाते रहे। भर्राई सी आवाज में सिर्फ इतना कह पाए थे, तुम परेशान मत होना, मैं फोन करता रहूंगा। फिल्म खत्म होते ही लोग उठने लगे थे। हम लोग वहां से निकलकर चौपाटी गए, भेलपूरी खाई, नारियल पानी पिया, देर रात तक होटल लौट आए। ताऊ जी इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह 4:35 की फ्लाइट से वो विदेश जा रहे थे और मैं दूर से हाथ हिला रही थी। आंखों में आंसू भरकर विदा कर रही थी, खुशी खुशी। जो थोड़ा सा वक्त मुंबई में गुजरा वो सुनहरा अध्याय बनकर चस्पा हो गया मेरी यादों की डायरी में। छिल छिन पल घड़ी दिन हफ्ता महीना साल दर साल वक्त बीतता गया। और जब मैं लंबे चौड़े खत भेजती, उनका 2 लाइन का फोन आ जाता, हाँ तुम्हारा खत मिला था, मैं ठीक हूं, तुम भी अपना ख्याल रखना। कैसे रखूं अपना ख्याल? पिछले 7 साल से तुम्हारी आस में पहाड़ जैसे दिन काट रही हूं। क्या तुम्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि चंद रोज मेरे लिए निकाल सको? खैर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहना। जहां इतने दिन इंतजार किया है, थोड़ा और कर लूंगी। इसके बाद कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं इंतजार करती रह गई। एक दिन सासू जी खांसते खांसते चल बसी। उन्हें खबर की गई, उनका इंतजार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन वो नहीं आए तो नहीं आए। इतना बेरहम, इतना बेगैरत कोई कैसे हो सकता है कि अपनी मां का अंतिम संस्कार करने ना पहुंचे? उनका अंतिम दर्शन करने से अपना मुंह चुराए? खैर, उनकी मर्जी, वो जाने। मैं अपने पिता और ताऊ के साथ घर आ गई। उसी रात मनिहारिन का छोरा हाँफते हुए मेरे घर आया और बोला, बप्पा बोले हैं मालिक को बताओ नानिक जमाई जी घरे आए हैं। मतलब हमारा घर थोड़ा दूर है और जो मेरी ससुराल है वो थोड़ा दूर है, वहां अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने गाड़ी बस्ती से बाहर खड़ी की है। उनके साथ एक अंग्रेजी मैन और एक छोटी सी बच्ची है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? यही है मेरी अंतहीन यात्रा। यही है मेरा इंतजार। जी धन्यवाद। काफी दिनों के बाद मैंने अपनी लिखी स्टोरी सुनाई है। मुझे याद नहीं रहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उसमें जो भी त्रुटियां रह गई हों, कला प्रेमी होने के नाते आप लोग एक छोटे से कलाकार को माफी दीजिएगा। जी
बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और बहुत इमोशनल, बहुत भावुक कहानी थी। और ये अच्छी बात है कि आपने लिखा और लोगों तक सामने लेकर के आए, ये बड़ी बात है। अक्सर ऐसी कहानियां लोग अपने मन में, अपने दिल में रख करके और जीवन भर पछताते हैं, फिर सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी को कोई कहानी बताते हैं, सुनाते हैं, तो जाहिर है कि हम भी बहुत ओपन होते हैं, बहुत हल्का महसूस करते हैं। और जब लोग जानते हैं तरह तरह की कहानियों को, तो ये भी है कि बोले ना बोले लेकिन बहुत सारी सीख लेकर के जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे इस तरह का कोई चीज़ जो कि अपने परिवार में या अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें घट रही या हो सकती है, उससे बचा जा सके। तो हर बार कुछ जानना, हर बार कुछ नया जानना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम बहुत कामयाब हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आधुनिक दुनिया में हैं, लेकिन अभी भी हम न जाने कितने कुछ है जो कि हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, बढ़ भी रहे हैं, बहुत कामयाब हो रहे हैं, देश कामयाब हो रहा है। लेकिन इनके साथ साथ घर घर की एक छोटी छोटी बात, घर घर की एक छोटी छोटी कहानी जो कहीं ना कहीं दब जाती है, कहीं ना कहीं दफन हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। बड़ी बात है कि अपनी कहानी को, अपने आसपास के परिवेश को देख करके लिखना, बोलना, बताना। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग के बीच सभी गण मौजूद हैं और